वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स के होंगे। तो चैप्टर वाइज हम सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थशास्त्र शब्द भाषा से लिया गया है। तो अर्थशास्त्र शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक है वो एडम स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, समस्त अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहलाता है। तो समस्त अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आय को सृजित करने वाले सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। चैप्टर नंबर 2, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चुनाव की समस्या का आधार क्या है। चुनाव की जो समस्या का आधार है वो आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न होती है जब चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो जो साधन होते हैं हमारे सीमित होते हैं और जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी असीमित होती है। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता पर आधारित है। उत्पादन संभावना वक्र स्थिर तकनीक और पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, साधनों का अर्थ मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैसे उत्पादन करना की समस्या का संबंध है। उत्पादन कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि हमें उत्पादन की कौन सी तकनीक का प्रयोग करना है, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना है या पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो सीमांत अवसर लागत को शो करता है, यानी कि स्लोप होती है जो प्रोडक्शन फंक्शन की, वो हमें दर्शाती है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी आई है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सीमांत अवसर लागत एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए जब हमें दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ता है वो हमारी अवसर लागत कहलाती है। और जो उत्पादन संभावना वक्र है जो ओ बिंदु यानी कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है उसकी स्लोप सीमांत अवसर लागत को शो करती है, क्योंकि जब हम एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वाई वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो साधन वाई वस्तु में लगे हुए थे उनको हटाकर हमें वाई वस्तु एक्स वस्तु में लगाने पड़ेंगे, तभी एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह जो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान है वो सीमांत अवसर लागत को शो करता है। और सीमांत अवसर लागत क्या होती है। सीमांत अवसर लागत होती है कि हमें एक वस्तु का जो उत्पादन बढ़ाया है उसकी वजह से जो दूसरे उत्पादन में जो हानि हुई है उसके रेशो को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बराबर होती है उत्पादन में हानि किसकी वजह से, जो एक उत्पादन की वजह से हुई है, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो लाभ हुआ है तो उसकी वजह से दूसरी वस्तु के उत्पादन में हानि हुई है, उसके अनुपात को हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। आगे हम थर्ड चैप्टर करते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, विश्लेषण संबंधी कुछ सैद्धांतिक उपकरण, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सम थ्योरेटिकल टूल ऑफ एनालिसिस। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है कहलाती है। तो किसी भी वस्तु का वह गुण या वह शक्ति जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है उसे उसकी उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु की ओर होता है। तो तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संतुष्टि स्तर में परिवर्तन किए बिना वह दर जिस पर उपभोक्ता किसी वस्तु की दूसरी के लिए प्रतिस्थापन करता है तो वो क्या कहलाती है। यानी कि हम जानते हैं कि जब एक वस्तु संतुष्टि स्तर को सेम रखने के लिए एक उपभोक्ता एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है तो उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ मानचित्र वह ग्राफ है जो एक से अधिक तटस्थ वक्रों को प्रदर्शित करता हो।
तो जो आंसर होगा वो ये होगा, एक से अधिक। तटस्थता वक्र को शो करने वाले को हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तटस्थता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक तटस्थता वक्र का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तटस्थता मानचित्र कहलाता है। या तटस्थता समूह। तो एक तटस्थता वक्र का जो ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है वो तटस्थता समूह कहलाएगा। जब एक से अधिक हम तटस्थता वक्र को शो करेंगे तो वो तटस्थता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व का समूह कहलाएगा। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि ओ बिंदु से जितना दूर होगा इंडिफरेंस कर्व उतनी ही उपभोक्ता को संतुष्टि अधिक मिलेगी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। यदि आमों की कीमत बढ़ जाए तो मांग में क्या होगा? यानी कि आम है उसकी कीमत यानी कि प्राइस में चेंज हो जाएगा तो उसकी मांग पर क्या असर पड़ेगा? तो उसकी जो मांग होगी वो कम होगी या संकुचित होगी। तो हम जानते हैं जब हम किसी वस्तु की कीमत के प्रभाव को देखते हैं तो उससे वस्तु की मांग का या तो विस्तार होता है या संकुचन होता है, जबकि जो मांग में कमी होती है या वृद्धि होती है वह अन्य तत्वों की वजह से होती है। तो जो आंसर होगा वो होगा संकुचन। सेकंड क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कारों की मांग क्या होगी? क्योंकि पेट्रोल और जो कार है वो एक दूसरे के पूरक है, तो कीमत बढ़ जाने से पेट्रोल की कारों की मांग कम होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मांग तालिका और मांग वक्र सूचना देते हैं। तो मांग तालिका और मांग वक्र है वो एक समान सूचना देते हैं। मांग तालिका से जो हमें सूचना ज्ञात होती है उसके बेस पे ही हम मांग वक्र का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण मांग वक्र की ओर झुका होता है। घटती सीमांत उपयोगिता के कारण ही जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्योंकि जो मांग का नियम लागू होता है उनमें से एक कारण लागू होने का कारण होता है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। और मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मात्रा में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जो मांग वक्र का ढलान होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी नीचे की ओर झुका हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, परिणाम स्वरूप परिवार दूध की अधिक मांग करने लगा, तो इस मांग को क्या कहा जाएगा? दूध की मांग में चेंज हुआ है लेकिन वो एक नए बच्चे के जन्म की वजह से हुआ है, ना कि कीमत में चेंज होने की वजह से हुआ। तो जब अन्य फैक्टर की वजह से जब चेंज होता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, ना कि, और जो मांग में जो विस्तार होता है वो कीमत की वजह से होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी की आशा हो तो वर्तमान में प्रचलित कीमत पर मांग क्या होगी? अगर हम ये जानते हैं कि फ्यूचर में किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो व्यक्ति है ये उम्मीद करता है कि मैं फ्यूचर में उस क्वांटिटी की मात्रा या कि मैं वृद्धि करूँगा, तो आज वर्तमान समय में वो उसकी मांग को कम कर देता है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा कम। किसी वस्तु की कीमत भविष्य में कम होने की आशा से आज प्रेजेंट में जो प्रचलित कीमत पर उस वस्तु की मांग कम होगी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समान कीमत पर मांग बढ़ जाती है तो मांग का उदाहरण होगा, यानी कि कीमत में कोई चेंज नहीं होता, कीमत समान रहती है, उसके बावजूद भी मांग में अगर चेंज होता है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का जोड़ होता है, तो वो समस्तरीय जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पेप्सी और कोक वस्तुओं के उदाहरण। जो पेप्सी और कोक है वो स्थानापन्न वस्तुओं का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक दूसरे की जगह इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। पेप्सी की कीमत में चेंज होने से पेप्सी की जो मांग है वो कम हो जाती है और कोक की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कोक का प्रयोग पेप्सी के लिए किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न कोटि वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव कैसा होता है? तो निम्न कोटि वस्तुओं में जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है। चैप्टर नंबर 5, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट क्वेश्चन, मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है जब कीमत के कम होने से कुल व्यय क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 1, मांग इकाई से अधिक लोचदार है जब कीमत के कम होने पर कुल व्यय क्या है, बढ़ता है या घटता है? तो मांग की
मांग अधिक लोचदार तब होती है कुल व्यय में जब कीमत में और कुल व्यय में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जब कीमत बढ़ती है और कुल व्यय कम हो जाता है, या कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में जो मांग है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो जो आंसर होगा यहाँ कीमत के कम होने से, तो कीमत के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वो इकाई से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुओं की मांग होती है। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं होती है ऐसी वस्तुएं जिनके अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे दूध है वो वैकल्पिक उपयोगों वाला होता है। जैसे दूध की कीमत कम होती है उनके हम अलग अलग तरह से दूध का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, दूध की मांग कई गुना बढ़ जाती है। या ऐसे ही अगर दूध का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो हम दूध का सिर्फ जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, आवश्यक यूज है, उन्हीं के लिए प्रयोग करेंगे, तो जो दूध की मांग है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जब वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग कहलाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में चेंज होने से, या चेंज होने का मतलब है कम या ज़्यादा होने से, कोई भी असर नहीं होता है तो वो वस्तु पूर्णतः, जो उस वस्तु की जो मांग होती है वो पूर्णतः बेलोजदार होती है। और इस स्थिति में जो मांग वक्र है वो ओ वाई के पैरेलल होता है। कीमत के कम होने से या ज़्यादा होने से उस वस्तु की मात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मांग की लोच डैश है यदि कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है कीमत के बढ़ने से, तो उस स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो पी इंटू क्यू होता है। अगर मान लो पहले प्राइस 5 है और उस पर 3 क्वांटिटी यानी कि 3 इकाइयों की मांग हो रही है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो 15 होगा। अगर कीमत घटकर 3 हो जाती है, उस पर उपभोक्ता 5 इकाइयों की मांग करता है, तो इस सिचुएशन में भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 15 ही रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। तो इसे हम इकाई लोचदार कहेंगे। यानी कि इसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने पर मांग में तो चेंज होता है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में को जब कोई चेंज नहीं होता है तो कुल व्यय विधि से उसे हम इकाई लोचदार कहेंगे। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि मांग में परिवर्तन आता है तो मांग कहलाती है। यानी कि जब भी कीमत में चेंज होता है और उससे क्वांटिटी में भी चेंज होता है तो उसे हम लोचदार कहेंगे। तो जो आंसर होगा, अगर कीमत में चेंज होने से मांग में भी चेंज हो रहा है तो उसे हम पूर्णतः लोचदार कहेंगे। और पूर्णतः लोचदार की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होता है वो ओ एक्स के पैरेलल होता है। कीमत में थोड़ा सा भी चेंज करने से डिमांड में चेंज हो जाता है अनंत। तो इस टाइम पे जो लोच होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो वस्तु की मांग कम लोचदार होगी, तो उसे हम बोलेंगे बेलोचदार। अगर किसी वस्तु की जो मांग है वो इकाई से कम लोचदार है तो उसे हम बेलोचदार कहते हैं। इकाई से कम लोचदार को बेलोचदार कहा जाता है और इकाई से अधिक लोचदार को लोचदार माना जाता है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में चेंज होने से उस वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन से कम परिवर्तन होता है तो उसे हम बेलोचदार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होगी। तो जब हम मांग की लोच निकालते हैं किसी भी लाइन की, अगर स्ट्रेट लाइन में डिमांड कर्व है तो उसके जो मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। तो जो आंसर होगा वो होगा इकाई। इकाई का मतलब होता है 1, तो इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कीमत स्तर पर वस्तु की मांग लोच होगी। ऊंची कीमत स्तर वस्तु का मतलब है ऐसी वस्तुओं की मांग है जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कार है या मकान है, तो ये वस्तुएं काफ़ी महंगी होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनकी मांग कम करता है। ऐसे ही जब कार का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो व्यक्ति कार की मांग अधिक करेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो अधिक होती है।
आगे, अनिवार्यताओं की मांग, ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उनकी मांग कैसी होगी, उनकी मांग की लोच क्या होगी। तो जो अनिवार्य वस्तु होती हैं, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जैसे कपड़ा है, रोटी है और मकान है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी मांग हमेशा बेरोज़गार होती है, क्योंकि कीमत में चेंज होने के बाद भी हमें जीवित रहने के लिए उन वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। इसलिए जितनी भी अनिवार्यता वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग बेरोज़गार होती है। लास्ट क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला। मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है पी अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। और क्योंकि कीमत में और मांग में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसे माइनस से भी शो करते हैं। तो मांग की कीमत लॉस का फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। नेक्स्ट चैप्टर 6, उत्पादन फलन तथा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की धारणाएं। प्रोडक्शन फंक्शन, द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन फलन भौतिक आगत और भौतिक उत्पादन के बीच में संबंध है। तो जो उत्पादन है वो आगत के बीच में और उत्पादन के बीच में तकनीकी संबंध को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घकाल समय की वह अवधि है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समान या स्थिर अनुपात प्रकार के उत्पादन फलन में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ उत्पादन के पैमाने में डैश होता है। तो सबसे पहले समान व स्थिर अनुपात प्रकार होता है, वो दीर्घकाल में होता है। और जब दीर्घकाल में कोई भी चेंज होता है तो उत्पादन के पैमाने में भी चेंज होता है, क्योंकि उस टाइम सभी साधन परिवर्तनशील हैं। उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, पैमाने के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। तो जो आंसर होगा वो होगा परिवर्तन। समान अनुपात में हम उत्पादन फलन में चेंज करके उत्पादन के पैमाने में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है। तो जब टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है, उस सिचुएशन पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, औसत उत्पादन डैश साधन की प्रति इकाई उत्पादन है। तो जो औसत उत्पादन है यानी कि औसत उत्पाद है, एपी है, वो परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद क्या है। तो उस समय जो कुल उत्पादन है वो भी बढ़ती दर से बढ़ता है, क्योंकि सीमांत उत्पाद है वो कुल उत्पादन की स्लोप को शो करता है। जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। जब कुल उत्पादन मैक्सिमम सिचुएशन पे होता है उस समय जो सीमांत उत्पादन है वो शून्य होता है। और जैसे ही टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पाद बढ़ना शुरू हो जाता है, सीमांत उत्पादन नेगेटिव हो जाता है। चैप्टर नंबर 7, उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न ऑफ फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 1, पैमाने के प्रतिफल अवधारणा है। जो पैमाने का प्रतिफल है वो किस तरह का धारणा है, वो दीर्घकालीन अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 2, घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। तो घटते बढ़ते अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, घटते प्रतिफल का नियम अधिकतर पर लागू होता है। तो घटते प्रतिफल का नियम अधिकतर कृषि पर लागू होता है। डैश केवल दीर्घकालीन संभावना है। पैमाने का जो प्रतिफल है वो दीर्घकाल में होता है, जबकि जो कारक का प्रतिफल है वो अल्पकाल में होता है। मुख्य रूप से उत्पादन में प्रकृति जो कार्य करती है उस पर प्रतिफल का नियम लागू होता है। मुख्य रूप से उत्पादन में जब प्रकृति कार्य करती है तो उस समय घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए कृषि पर भी घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। भूमि और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के फलस्वरूप यदि सीमांत उत्पाद समान रहता है तो इसे हम समान प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि भूमि के एक टुकड़े पर पूंजी व श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाए तो एक बिंदु के बाद उत्पादन में जो अनुपातिक वृद्धि होगी वो घटती चली जाएगी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, यदि सीमांत उत्पाद घटता है तो कुल उत्पाद बढ़ता है, तो इस स्थिति में कौन सा नियम लागू होता है।
जब एमपी घट रहा होता है और कुल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वो घटती दर से बढ़ता है टोटल प्रोडक्ट, तो उस स्थिति में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।